स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द हिंदू एडिटोरियल इन हिंदी। तो फ्रेंड्स, आज है 7 अगस्त और 7 अगस्त को हम देखेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर में जितने भी इम्पोर्टेंट्स आर्टिकल्स आए हैं उनका हिंदी में रूपांतरण देखेंगे, प्लस उन्हें हिंदी में डिस्कस करेंगे तथा ये PDF आपको संपूर्णतः टेलीग्राम पे भी दी जाएगी जो कि पूर्ण रूप से हिंदी में है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, प्लस कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज देखते हैं जो आर्टिकल्स आए हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, अभी जो कोविड-19 क्राइसिस है, जो ये आपदा है, ये किस तरह से मानव के जीवन पे इसने इफेक्ट डाला है, मानव के जीवन को किस तरह प्रभावित किया है और मानव के जीवन में उन वंचित वर्ग जो है, जो वंचित समुदाय है, उसके जीवन पे इन्होंने क्या प्रभाव डाला है। जो प्रवासी मजदूर हैं, जो कारीगर हैं, जो डेली वेजेस, जो दैनिक जीवन भत्ते पे काम करने वाले जो श्रमिक हैं, उनके ऊपर इसने क्या नकारात्मक प्रभाव डाला और सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, उससे संबंधित ये आर्टिकल है एन इनविजिबल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन इंडिया। और एक आया है ग्राउंड ब्रेकिंग में जो अभी राम मंदिर का अयोध्या में जो भूमि पूजन किया गया है, तो उससे रिलेटेड की मतलब क्या सिचुएशंस हैं, क्या अभी किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो क्या इससे कहीं हमारे आने वाले समय में जो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो भाईचारा है वो कहीं ख़त्म ना हो या फिर उसको लेकर के विवाद की स्थिति ना हो। तो इन सब पॉइंट पे इस आर्टिकल में बताया गया। तो यही पॉइंट है कि मतलब जो ये भूमि पूजन, जो राम मंदिर का निर्माण है, आने वाले समय में जो सोसाइटी में हिंदू मुस्लिम के बीच, जो दो धर्मों के बीच भाईचारा है, उसमें कहीं ये खटास न पैदा कर दे। तो बस इतना ही इस आर्टिकल में ऐसे ही पॉइंट लिखे गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, तो सुप्रीम कोर्ट ने लॉजिकल फैक्ट पे डिसीजन दिया है। और प्लस इसके बाद जो भी पुराने समय में जो घटनाएं हुई बाबर के समय से, प्लस 1992 में 92 में जो हुआ, उसके बाद ये बस वही ब्रीफ में थोड़ा सा दिया हुआ है कि 1992 में क्या हुआ था, फिर इसके बाद जो अभी डिसीजन आया, फिर ये राम मंदिर पूजन, तो क्या ये सोसाइटी पे क्या इफेक्ट डालेगा, मतलब भाईचारे को प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा, बस यही बताया गया है इस आर्टिकल में। तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। और एक आर्टिकल अभी आया है जो अभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट द्वारा एक मैप जारी किया गया है, जिसमें जूनागढ़ है, जो POK और जूनागढ़ प्लस अक्साई चीन, इन सब क्षेत्रों को उसने अपने मैप में दिखाया है। तो इस पे बोला गया है कि अभी मतलब चाइना ने भी अपना एग्रेशन दिखाया बॉर्डर पे, प्लस नेपाल द्वारा लिम्पियाधुरा और काला पानी में जो किया मैप में दिखाया उन्होंने कि ये एरिया भी मेरे अंडर में है, प्लस पाकिस्तान, जो तीनों पड़ोसी देश हैं, उन तीनों पड़ोसी देश द्वारा सीमा विवाद की स्थिति उत्पन्न की गई है। तो इस समय नई दिल्ली क्या डिसीजन लेती है, और इस मुद्दे को इसमें ये बताया है राइटर ने कि इसको इंटरनेशनल यूएन में लेके जाना चाहिए, वहाँ पे अपना एक इंटरनेशनल मैप बनवा के उसे पारित कराना चाहिए, क्योंकि रोज़ रोज़ ये मैप बदलेंगे, रोज़ रोज़ कहीं आज वो दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर को POK का जो एरिया है, अब वहाँ पे उन्होंने लिख दिया कि ज़बरदस्ती इंडिया ने उस पर कब्जा किया है। तो उन्होंने ये लिखा है कि जो जम्मू कश्मीर है, इंडिया ने उस पर ज़बरदस्ती कब्जा किया है, तो उसको लेकर भी उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है। तो इस तरह का इसका यही हल है कि आप तीनों देश से भिड़ नहीं पाओगे, तो इसके लिए आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें रेगुलेटरी बॉडी का काम करती हैं, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे एक सबको बैठाइए, बातचीत करिए आपस में, क्योंकि देखिए बातचीत ही हर चीज़ का अंतिम सलूशन है। तो आप फर्स्ट वर्ल्ड वार देख लीजिए, सेकेंड देख लो, प्लस जितने भी वार हुए हैं अंतिम में बातचीत से ही समाधान निकला है। जो कल हमने डिस्कस किया था क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, उसमें भी अंतिम में USSR और USA के प्रेसिडेंट के बीच में बात के ही बाद ये मुद्दा सुलझा। तो बातचीत ही जरिया है मुद्दा सुलझाने का। तो वहाँ पे ले जाएं, तीनों चारों देश आपस में बैठे हैं, वहाँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई हो, UN हो, जैसा UN में जाके बातचीत हो, प्लस एक इंटरनेशनल जो मैप है, मतलब जो एरिया है वो डिस्कस कर लें, अपने में लोग सिग्नेचर कर लें एक ट्रीटी के तहत कि हाँ ये एरिया मेरा है, ये एरिया मेरा है। और जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब डिसाइड करें कि मतलब जो बॉर्डर है वो पत्थर गाड़ने वाला और सब चीज़ वाला सिस्टम ख़त्म करो। पत्थर गाड़ दिया, वहाँ से चाइना दूसरे दिन टेंट लगा के सरका दिया आगे। जैसे गांव में खेत में आप देखा है ना कि खेत में मेड़ कैसे खिसकती हैं इधर उधर आगे पीछे, उसी तरह से वहाँ पे भी हरकतें बॉर्डर पे की जा रही हैं। मतलब आज आप 5G टेक्नोलॉजी की दुनिया में जी रहे हो, आप रोबोट से होटलों में खाना सर्व करवा रहे हो और सब चीज़ें करवा रहे हो। तो ये चीज़ें कौन सी बहुत बढ़िया हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे ही तकनीक का प्रयोग करें,
प्लस इसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सामने ऐसे ट्रीटी साइन कर लो, संधि साइन कर लो, प्लस इसके बाद आपस में बातचीत करके सुलझा लो मामला, तो ऐसी चीज़ें सुलझ जाती हैं। और अगर आप उस पर भी कॉल ऑफ एक्शन लोगे या और सब चीज़ें करोगे तो ये हालात बिगड़ते जाते हैं। जो देश की करंट सिचुएशन आप देख ही रहे हो, कोविड-19 प्लस पिछले कुछ समय में बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा है, आर्थिक विकास दर कम है, तो उन सब बातों पे ध्यान दे करके आपको सब देशों के साथ मिलके इस मुद्दे को सुलझाना होगा। और ये जो ये आर्टिकल आया है, एकेडमिक रिसर्च इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, मतलब कि इसमें ये बताया उन्होंने राइटर ने कि जो AR है मतलब एकेडमिक रिसर्च है, तो इससे ऊपर जो पोस्ट एकेडमिक रिसर्च है उसके बाद जो मतलब चीज़ें होंगी तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में जी रहे हो, आप ज़्यादातर देख लो जो विकसित देश है वहाँ पे तकनीक की सहायता से ज़्यादा काम किए जाते हैं, तो यहाँ पे भी आपको यही करना होगा। आपको जो पोस्ट एकेडमिक रिसर्च है, जो मतलब आप जो बच्चे एकेडमी में मतलब ग्रेजुएशन या उसमें रिसर्च करते हैं, उसके बाद उन्होंने बड़े इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च सेंटर ज्वाइन किए, वहाँ पे वो जाके रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको उनको भी प्रमोट करना चाहिए। मतलब बच्चे जो हैं जो एकेडमिक रिसर्च करें फिर वो पोस्ट एकेडमिक रिसर्च करें और वहाँ पे उनको सब सुविधाएं दी जाए। जैसे अटल नवाचार कार्यक्रम चलाया गया, 10 से लेकर के टिंकरिंग लैब बनाई गई, तो ऐसे कार्यक्रम बनाओ, योजनाएं बनाओ और उनको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करो। सबसे जरूरी चीज़ है इम्प्लीमेंटेशन, तो आपको इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से करना है, उसका क्रियान्वयन बहुत अच्छे से करना है। तो इस तरह से ये चीज़ें आगे चलती जाएंगी और आप आने वाले समय में दुनिया के विकसित देशों के साथ जो आधुनिक तकनीक से संपन्न राष्ट्र हैं उनके बीच में आप अपना स्थान बना पाओगे। आप यही देख लो, इंडिया में सबसे ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए जाते हैं, मतलब रिसर्च पेपर देखा जाए पूरी दुनिया में हम टॉप 3 में आते हैं रिसर्च पेपर पब्लिश करने में, लेकिन जो काम होता है वो कितना होता है, वो टॉप 100 में भी उसमें नहीं आते। बात यही है कि यहाँ पे जैसे कोई PhD कर रहा है तो PhD रिसर्च करता है लेकिन वो काम करने के लिए नहीं करता है, उसको बस एक नौकरी चाहिए, वो जाए किसी यूनिवर्सिटी में सेट हो जाए या कहीं सेट होकर पढ़ाए, तो बस उसको उसी से मतलब है। उसको ये नहीं चाहिए कि हाँ मुझे इस चीज़ में रुझान है तो आगे मैं ये करूँगा, देश के लिए कुछ अच्छा काम करूँगा, कोई नई तकनीक लाऊंगा। वो बस IITians जो IIT के छात्र हैं वही ये सब काम करते हैं ज़्यादातर रिसर्च सेंटर में, और सबको बस यही कि किसी तरह मुझे बस नौकरी मिल जाए। तो कुछ IIT में ही ऐसे छात्र ऐसे उन्होंने अपनी संगठन बना रखे हैं, वो मिलकर काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर उनको आगे पब्लिश करते हैं और सब चीज़ें करते हैं। तो ये है, इस तरह से उन्होंने बना रखा है। तो इस तरह से पूरे यूनिवर्सिटी, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल की हो, स्टेट की हो, गवर्नमेंट को हर जगह फोकस देना चाहिए। तो फिर आज चलते हैं, जो मेन आर्टिकल है हमारा ये है आज का जो हम डिस्कस करेंगे, एन इनविजिबल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन इंडिया। तो इसको देख लेते हैं हम, ये क्या है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, इससे इस आर्टिकल से रिलेटेड जो हमारा संभावित प्रश्न है हम उसे देखते हैं। कुछ वर्षों से आर्थिक सुस्ती दर एवं कोविड-19 के संयुक्त रूप से दोहरे प्रहार से भारत किस तरह निपटने में सक्षम है और इसकी समस्या एवं कारण हेतु क्या उपाय हैं, अपने मत के समर्थन में तर्क देते हुए व्याख्या करें। 200 से 250 शब्द। मतलब भारत जो अभी आर्थिक सुस्ती दर और बेरोजगारी दर से जो निकल के आया, फिर कोविड-19, लॉकडाउन, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाना, तो इनके जो दोहरा प्रभाव पड़ा भारत के ऊपर, इससे निपटने के लिए भारत क्या उपाय अपना सकता है, करंट में जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें क्या कर सकता है, फिर आने वाले समय में क्या कर सकता है, तो उसको लेकर के आपको एक आंसर लिखना है। आप जितना पढ़ें पीछे वो भी, प्लस आज जो मैं डिस्कस करूँगा उन सब चीज़ों को मिला करके एक बेहतरीन आंसर लिखिए जो कि आपका 200 से 250 शब्द में हो। अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप स्टेट की कर रहे हो तो आप 100 से 200 शब्द में लिखो, अगर आप SSC या अदर्स एग्जाम की कर रहे हो तो आप इसे एस्से के रूप में ले लो, क्योंकि एस्से के रूप में भी ये पॉइंट बन सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आर्टिकल हमारा आज का। आज के समय में कई अखबार के भीतर पन्नों से एवं टेलीविजन स्क्रीन से भारत के गरीब गायब हो चुके हैं। देखिए बात यही हुई थी कि जब शुरू में प्रवासी मजदूरों ने अपना पलायन शुरू कर दिया शहर से गांव की तरफ, तो बहुत ज़्यादा भीड़ मच गई, क्योंकि ये बीमारी उस समय अमीरों में थी। तो उस समय क्या किया गया कि मीडिया ने बहुत ज़्यादा कवरेज की और सब
जितने भी उन्होंने जा जाके रिपोर्टिंग की, ग्राउंड रिपोर्टिंग, और न्यूज़पेपर्स ने भी कवर किए अच्छे अच्छे। लेकिन आज जब ये केस हमारे 60,000, 55+60 हो चुके हैं, 60,000 डेली आ रहे हैं, 55 से 60,000, तो इस समय मीडिया क्या कर रहा है, उसने राम मंदिर और सब मुद्दों पे ध्यान भटकाया जा रहा है। लेकिन आज हमारे देश में 20 लाख केस हो चुके हैं, मतलब 3-4 लॉकडाउन के बाद 20 लाख केस बहुत बड़ी बात है। इसमें कहीं न कहीं जनता का भी रोल है और गवर्नमेंट का, क्योंकि ताली एक ही हाथ से नहीं बजी है, दोनों हाथ से बजी है और वो भी अच्छे से बजी है। तो ये 20 लाख केस उसी की देन है। तो यहाँ पे मीडिया भी इस समय चुप है, वो बहुत कम चीज़ों को दिखा रहा है कि मतलब कि जो गरीब है, असल में जो शहर से जो पलायित मजदूर है, जिन्होंने गांव में अपने मूल स्थान की तरफ जो आए, गंतव्य स्थान से मूल स्थान की तरफ, तो उस समय वहाँ से वो क्या करते थे, वो कुछ पैसा भेजते थे तो जिससे उनके घर का खर्च चलता था। लेकिन आज वो घर पे आ चुके हैं, भीड़ ग्रामीण क्षेत्रों में मच चुकी है, काम नहीं है, तो उनके जो रोजमर्रा का जो दैनिक जीवन है, जो जीवन यापन है, वो किस तरह से वो करेंगे। तो सरकार अब इस समय आत्मनिर्भर भारत अभियान 20 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ का पैकेज आया, वो कहाँ से उनके लिए फायदेमंद है। क्या वो लोन लेंगे? वो लोन लेके इंडस्ट्री लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। और जो इंडस्ट्री भी लगाएंगे, मार्केट में डिमांड नहीं है, न सप्लाई, जब डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई करेंगे नहीं, क्योंकि जो व्यापार है वो पूरी रूप से ठप है इस समय। तो ये कहाँ से, मतलब ये स्टेप तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा होना चाहिए। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था कि कुछ मंथली जो पैकेज है, कुछ ऐसा अनाउंसमेंट करना चाहिए था कि मंथली 5,000 2,000 रुपये सबके अकाउंट में, जो ऐसे कामगार हैं उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहिए था। 5 किलो चावल आपने गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सब कुछ लाया, तो क्या चावल और गेहूं से आदमी का पेट भर जाएगा? अभी उसे मेडिकल की ज़रूरत पड़ जाए या कोई और दिक्कत आ जाए तो उस समय क्या वो चावल गेहूं बेच के अपना काम करेगा? 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल। तो आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए इस समय। तो जो तत्कालीन वर्तमान समय की जो मांग थी वो थी, उनको जो रिक्शे वाले हैं, जो दैनिक भत्ते पे काम करते हैं, जो शहर में गांव में महिलाएं का, जो शहर के घरों में नौकरानी के रूप में महिलाएं काम करती हैं, जो लड़कियां काम करती हैं, तो उनको आपको एक सिक्योरिटी देनी चाहिए थी, जो मिलती है कैश के रूप में। कैश के रूप में सबसे बेहतरीन सिक्योरिटी दी जाती है, क्योंकि आदमी को कोई भी दिक्कत आएगी तो वो उसको यूज़ करके उस समस्या से अपना निदान पा सकता है। लेकिन आप चावल गेहूं दे करके आपने बोल दिया 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल 5 किलो ये वो, तो ये सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन आपको उसके साथ में कुछ कैश भी देना चाहिए था। बड़े पैमाने पर भुखमरी और अचानक से उत्पन्न हुई बेरोजगारी की भयावह स्थिति से उनका जीवन बर्बाद हो गया तथा कुछ मृत्यु को भी प्राप्त हो गए। मतलब वहाँ शहर में जब उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट पे जो काम कर रहे थे मजदूर, लॉकडाउन लग गया तो उनका जो डेली वेजेस, जो रिक्शा वाला था, जब लोग ही नहीं रहेंगे तो रिक्शा किस लिए चलाएगा। कंस्ट्रक्शन साइट बंद हो गई, लॉकडाउन हो गया, वो घर की तरफ लौटने लगे, तो भूखमरी मतलब खाना पीना नहीं मिला, उसमें कुछ हैजा के शिकार हो गए, कुछ को और रोग हो गया, कुछ रास्ते में ही मर गए। तो ऐसी बहुत सारे आपने वीडियोस भी देखे होंगे, तो उस समय आपको लगा होगा कि हाँ, देश में हमारे गरीबी बहुत ज़्यादा है। पूरी अर्थव्यवस्था की अभूतपूर्व बंदी से पहले का नकारात्मक प्रभाव, जो पहले से आर्थिक सुस्ती में थी, अब यह लंबे समय तक जारी रहेगी। तो पहले जो अर्थव्यवस्था थी हमारी, उसमें पहले से ही आप देख रहे होंगे आर्थिक विकास दर गिरती जा रही। IMF बोल रहा था गिरेगी गिरेगी, उसके बाद उसी समय कोविड-19, तो ये क्या है, दोनों मिल करके दुगना प्रभाव डालेंगे इस पे, और वो नकारात्मक प्रभाव होगा जो बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो इसके लिए आपको नई रणनीति बनानी चाहिए कि हमें किस तरह से इसको मैनेज करना है। अभी राइटर ये बोल रहे हैं, जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, उन्होंने बोला कि दिल्ली के सबसे बड़े शमशान घाट से सटे यमुना के तट पर एक तटबंध है जिसे यमुना पुस्ता कहा जाता है। यह घर है 400 बेघर लोगों का। मतलब आप सोचिए, दिल्ली में एक वो गए थे, वहाँ पे उन्होंने देखा एक किनारा है यमुना नदी की, उसके किनारे एक शमशान घाट है जहाँ पे 400 बेघर लोगों का घर है। वो जो बोलते हैं ना स्लम एरिया, वो झोपड़पट्टी डाल के वहाँ पे रहते हैं और वो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन आज समय में सब कंस्ट्रक्शन साइट और जो 3-4 महीने बंद थी, अब तो मान लीजिए अनलॉक 3-4 के चलते कुछ कुछ खुल गया है, काम चल रहा है। लेकिन जहाँ पे कंटेनमेंट जोन आ जा रहा है, जहाँ पे ज़्यादा केस आ जा रहे हैं, वो तो बंद कर दिया जा रहा है। वहाँ पे जो ऐसे गरीब हों, किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। अब कोई भी ट्रस्ट है, कोई चैरिटी है,
उन्होंने 1 महीने खाना खिलाया प्राइवेट, 2 महीने, 3 महीने, कितने दिन खाना खिलाएंगे? क्या अभी ये भी नहीं दिख रहा है कि आने वाले समय में वैक्सीन आएगी, क्या होगा? तो उस समय से वो कितने दिन तक इन सब चीज़ों को झेल पाएंगे? वो नहीं, 3-4 महीने बहुत ज़्यादा, 2 महीने, उसके बाद उनकी कैपेसिटी नहीं है, वो कैपेबल नहीं है खाना खिलाने के लिए। तो गवर्नमेंट को कोई लंबी मतलब एक दीर्घकालिक रणनीति बनानी चाहिए थी, जो प्रोसेस एक स्टेप टू स्टेप वो चलनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा कोई काम नहीं किया। और आर्थिक ग्रोथ के लिए उन्होंने, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो आत्मनिर्भर भारत अभियान 20 लाख करोड़ का पैकेज वो सब जारी कर दिया, तो उससे कोई उनको बेनिफिट उतना ज़्यादा हुआ नहीं है जो उन्हें अलग से दे करके हो जाता। कार्य अनिश्चित एवं कम मजदूरी का होता है, और जो अभी भी जो काम मिल रहा था वो भी कम मजदूरी का होता था। जो शहर में उन्हें कोई वेस्ट नहीं है कि यूनिवर्सल इनकम है, एक वो लेबर तय कर दिया जाए कि हाँ किसी भी मजदूर को आप पूरे देश में एक दिन का कम से कम 200-300 रुपये आपको देना पड़ेगा, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे वो गांव में काम कर रहा हो। तो उसमें भी कई सारे अपवाद हैं कि हाँ अगर दिल्ली में काम कर रहा है तो उसको रहने के लिए ज़्यादा वेज चाहिए, और गांव में रह रहा है, अब दिल्ली में 1000 रुपये दिन का चाहिए, तो गांव में अगर 1000 रुपये देना होगा तो गांव में लोग कहाँ से दे पाएंगे? गांव में 1000 रुपये देके कोई काम तो करा नहीं पाएगा। लेकिन दिल्ली में अगर आदमी रहता है तो दिन का कम से कम उसे 1000 रुपये चाहिए कमाई ना। तो हर चीज़ में अपवाद भी है, तो गवर्नमेंट का काम ही है, जो आप यूपीएससी अगर क्लियर करते हो, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको वहाँ बैठा दिया जाएगा, तो आपका यही काम है, आपको योजनाएं बनानी पड़ेंगी। तो आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया, आप अपने दिमाग से सोच के ऐसा कुछ लिखिए इसमें आंसर में जो लगे क्रिएटिव हो, इनोवेटिव हो। तो यही सब चीज़ें यूपीएससी में चेक की जाती हैं। आपका रटा रटाया ज्ञान वहाँ पे काम नहीं आता है, आपको अपने दिमाग का यूज़ करके वहाँ पे आंसर राइटिंग करनी है। तो आप दिमाग से सोचिए क्या ऐसा प्रावधान करें जिससे कि जो इनकम हो, कोई भी लेबर की जो डेली का वेज हो वो निर्धारित हो, पूरे देश में समान भी हो और हर स्तर पे लागू हो सके, चाहे ग्रामीण स्तर पे चाहे वो शहरी स्तर पे। दिल्ली सरकार द्वारा चलाए गए भोजन वितरण कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया। 10 लाख से अधिक लोगों को 1000 से अधिक केंद्रों में रखा गया। लेखक द्वारा कहा गया कि मैंने एक वक्त के भोजन के लिए मजबूर लोगों को हर दिन घंटों तक खड़े देखा, जो शर्मनाक है। सही बात है, लाइन लग जाती थी खाना देने के लिए, जो शेल्टर हाउस थे उसके बाहर गाड़ी आती थी, लाइन लग गई, वहाँ खड़े हैं 2-2 घंटे खाने के लिए। खाने में क्या मिला? खिचड़ी मिली, वो भी चावल दाल डाल के खिचड़ी दे दी गई, उसके लिए वो 2 घंटे तक खड़े हैं उसी धूप में, क्योंकि जो लॉकडाउन था वो गर्मी के ही समय था, ये सिचुएशन। तो उस समय वो गर्मी के समय 3-3 घंटे खड़े हैं थोड़ी खिचड़ी के लिए। अगर आप वहाँ पे अपने को आपको रोको तो आप खुद समझ जाओगे कि क्या कितनी बुरी सिचुएशन थी उनकी। कुछ छोटे छोटे निजी दान से भी कुछ होने की परिकल्पना नहीं की जा सकती है, उन्हें भूख रूपी तूफान से बचा सकेगी। वही बात है कि प्राइवेट चैरिटी कब तक काम करेगी, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को कोई ऐसी लॉन्ग ड्यूरेशन की पॉलिसी बनानी चाहिए थी। देश के जंगलों, रेगिस्तान, पहाड़ियों, दलित और वंचित समुदाय जो कि सामान्य स्थिति में भी भूखमरी के कगार पर रहता है तथा वे इसके लिए प्रवासी श्रमिकों द्वारा प्रेषित की गई धनराशि पर निर्भर थे। आज उन प्रवासियों को भी देखना है जो वापस आ गए। मतलब जो जिन्होंने अपने घर के लिए दूसरे राज्य में गए, वहाँ काम कर रहे थे, दलित थे, वंचित वर्ग से थे, वो वहाँ से पैसा कमा के भेजते थे, तब उनके घर का खर्च चलता था। तो अगर आज वो घर आ गए अपने, तो उनकी फैमिली उनको कौन देखेगा? क्योंकि राज्य को जनता ने अधिकार दिए अपने, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, तो राज्य का दायित्व है कि वो उनकी रक्षा करे। तो इस कहाँ सुरक्षा कर रही है गवर्नमेंट? कौन सी पॉलिसी उन्होंने लेके आया कि बोला गया कि इन्हें इतना मंथली दिया जाएगा? दैनिक भत्ते पर काम करने वाले मजदूर, बुनकर, कारीगर, रिक्शा चालक, घर कामगार आदि हमेशा निश्चित वेतन पर जीवन यापन करते हैं। सही बात है, किंतु इस समय लाखों और नए लोगों ने निश्चित जीवन यापन के लिए मजबूर हैं, जैसे छोटे उद्योग के श्रमिक, घरेलू श्रमिक, गिग इकोनॉमी के श्रमिक, निजी विद्यालयों के अध्यापक आदि। देखिए, जो इस समय जो वंचित वर्ग है वही नहीं, जो प्राइवेट स्कूल, छोटे स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, स्कूल बंद है, उनको पेमेंट कहाँ से मिलेगी? प्लस इसके बाद जो घर में काम करती थी औरतें, लड़कियां, आदमी, वो उनका भी काम बंद है, लोगों ने मना कर दिया है। तो
तो इस तरह उनका जो गिग इकोनॉमी में जो काम करते थे, मतलब जो फ्रीलांसर्स थे, जो किसी कंपनी में जाके कहीं भी काम करते थे, दिन का 2-3 बार कहीं जोमेटो में डिलीवरी कर दी तो कहीं जाके कहीं और स्विगी पर डिलीवरी कर दी, ये भी सब काम बंद है। तो कहाँ से गवर्नमेंट इनका भी जीवन यापन करने की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। या ये जो गरीब तबका है, जो वंचित वर्ग है, इन्हें आज भी खाने के लिए प्रोटीन, दाल और ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती। बस कुछ तो चावल और रोटी के साथ नमक लगा खाते हैं, कुछ चावल नमक खाते हैं। अभी बिहार का एक वीडियो आया था लॉकडाउन के समय, वो मेढक उबाल के खा रहे थे। तो ये देखिए कितनी गरीबी है, जो आपने पीडीएस सिस्टम बनाया है और सब कुछ आपने ये कर दिया, वितरण प्रणाली हमारी ऐसी, तो आप वो खाना पहुंचाओ तो जो नीचे जो बैठे हैं लोग, उनको खाना मिलना चाहिए। ये सिस्टम बनाने से नहीं होता है, उसका जो बोला जाता है क्रियान्वयन अच्छी तरीके से होना चाहिए। मतलब ऐसा सिस्टम हो कि ऊपर से अगर चावल चल रहा है तो उसी क्वालिटी का चावल अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। ये ना कि चावल चला वहाँ से बासमती, आते आते वो मोटा वाला चावल हो गया नीचे। तो इस तरह से आप देखिए, अगर गांव से आप बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो स्कूल में मिड डे मील बनाया जाता है, वहाँ पे मैं भी उस समय जब पढ़ता था तो वहाँ से जो लिस्ट बनी थी कॉलेज में, स्कूल में जो लगी थी प्राइमरी स्कूल में, वो हर हफ्ते का, हर दिन का अलग अलग मेनू था। बच्चे को ये दिया जाना है, ये दिया जाना है, ये दिया जाना है, ये दिया जाना है। लेकिन हमें खाने में मिलता क्या था? मिलती थी खिचड़ी बस। तो ऐसी चीज़ें हैं, और वो भी मोटे चावल की, पता नहीं चलता था खिचड़ी है कि क्या रख दिया खाने में। तो उसी तरह कई परिवार द्वारा यह बताया गया कि बस चावल व रोटी खाते हैं नमक के साथ। अगले चरण में प्रत्येक भोजन के दौरान खाए जाने वाले भोजन की मात्रा को कम करना और शरीर को सहनीय बनाया। नहीं है खाना तो क्या करेंगे? बचा बचा के खाएंगे और पेट अपना काट के जिएंगे। वो बिना खाए रह जाने वाली दृढ़ता बढ़ती है। जो बच्चे कम से कम एक पौष्टिक भोजन के लिए पूर्व स्कूली केंद्रों के, मतलब जो बच्चे मिड डे मील, घर पे खाना नहीं था तो स्कूल चलता था प्राइमरी, वहाँ मिड डे मील के बहाने जो मिल जाता था वो खा लेते थे। लेकिन आज स्कूल भी बंद है तो वो कहाँ से खाना खाएंगे? उनके घर का खर्च भी नहीं चल पा रहा है, तो क्या करेंगे घर वाले? उनको बाल श्रम को भी ये प्रेरित करता है जो लॉकडाउन है। उनको भेजेंगे बाहर काम करने के लिए, वो जाएंगे कुछ काम करेंगे, कूड़ा करकट बीनेंगे, कुछ खाने लायक मिलेगा तो खाएंगे, बेचने लायक मिलेगा तो बेच के कुछ पैसा लाएंगे घर में। तो बाल श्रम भी इस समय जो है, बाल श्रम का भी आप देखेंगे जो स्तर है वो बढ़ चुका है। कई वैश्विक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई कि लॉकडाउन से उत्पन्न आर्थिक महामारी प्रभावों और उग्र महामारी के कारण लाखों करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी और भूखमरी की गिरफ्त में आ गए हैं। तो अभी एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की एक उनका पैनल था, एक एजेंसी है, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट बताई जिसमें यह बताया गया कि 400 मिलियन नए लोग हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे आ सकते हैं। और इनका जो गरीबी रेखा का पैमाना इन्होंने फिक्स कर रखा है, वो प्रतिदिन अगर कोई व्यक्ति $1.90 से कम कमाता है तो वो गरीबी रेखा के नीचे आता है। और ये दक्षिण एशिया जिसमें हम लोग आते हैं उसमें ज़्यादातर लोग हैं। अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के भूतपूर्व मौजूद स्थितियों के कारण प्रभाव तेज हो सकता है। मतलब जो सामाजिक असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, न मेडिकल उन्हें कुछ मिलता है। अब कोई संगठित और ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है कोई व्यक्ति, तो उसको प्रॉपर छुट्टी मिलती है, प्रॉपर अगर वो बीमार पड़ता है तो उसका एक फंड एलोकेट कर दिया जाता है, उस फंड से उसे पैसा दिया जाता है और सब चीज़ें होती हैं। लेकिन संडे की छुट्टी है, 2 दिन की छुट्टी है। लेकिन अगर कोई असंगठित क्षेत्र में मजदूर काम करता है तो उसको कोई भी सुविधा नहीं, प्लस काम डेली करना है, कोई छुट्टी नहीं। और सबसे बड़ी बात, देश का 90% जो श्रमिक वर्ग है उसमें 90% इसी अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करता है। तो सरकार को इनको, प्राइवेट सेक्टर है, हम उनको भी फोर्स नहीं कर सकते, छोटे सेक्टर है। अब कोई आदमी बेचारा 10,000 लगा के, कोई छोटा सा प्रोडक्ट 1 लाख लगा के कोई छोटी सी फैक्ट्री बैठा है, एक मशीन जहाँ काम कर रहा है 2-3 लोगों के लिए, सरकार ने बोल दिया कि अनिवार्य कर दिया कि उसको सामाजिक सुरक्षा भी देनी है। वो खुद अपनी सामाजिक सुरक्षा नहीं कर पाएगा तो उसकी क्या करेगा? तो उसका जो सेक्टर जो उन्होंने स्थापित किया वो भी वो बंद कर देगा कि भैया मुझसे नहीं हो पाएगा। तो समस्याएं बहुत सारी हैं और उसको लेकर के सरकार को एक बढ़िया रणनीति बनानी होगी जो कि लंबे समय तक, और सब जो अभी कोविड-19 आया तो ऐसी आपदाओं को ध्यान में भी रखना चाहिए कि अगर ऐसी आपदाएं आती हैं तो हम ऐसा फंड एलोकेट कर दें या कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर दें जिससे इन्हें दिक्कत ना हो। और अगर देखिए, अगर यही वर्ग है जो सबसे बड़ा उपभोक्ता वर्ग है देश का,
अगर ये चीज़ें खरीदेगा, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, तभी आप प्रोडक्शन करोगे, सप्लाई बढ़ पाएगी। तो आपको जो चक्र अर्थव्यवस्था का है वो सुचारू रूप से चल पाएगा। अगर यही वर्ग पैसा नहीं रहेगा इसके पास, ये खरीदेगा नहीं, तो जब खरीदेगा नहीं तो मांग नहीं आएगी, जब मांग नहीं आएगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा, और जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो लोग मिलें, फैक्ट्रियाँ बंद करेंगे, फैक्ट्रियाँ बंद करेंगे तो लोग बेरोजगार होंगे। तो आपको इस चक्र को चलाने के लिए प्रॉपर व्यवस्था करनी होगी। अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष रूप से एमएसएमई, जो कि कृषि क्षेत्र से बाहर लोगों को अधिक रोजगार देता है। सही बात है, एमएसएमई जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको आपको प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे ये इन लोगों को जोड़ सके। आपको प्रत्येक राज्य में एक ऐसी योजनाएं चलानी चाहिए जिससे राज्य सरकार का सहयोग लेकर के, साथ में लेकर के योजनाएं चलाओ, जिससे क्या करे कि जो ये जो प्रवासी श्रमिक आए अपने मूल स्थान की तरफ, इनको रोजगार अपने ही घर पे मिल सके। क्योंकि दूसरे राज्यों ने सीमा आने पर प्रतिबंध लगाया है, बहुत से राज्यों ने, कि मतलब प्रवासी मजदूर हमारे अंदर ना आए, जिससे तो केस बढ़ेंगे, ऐसा वैसा। तो आपको अपने राज्य में ही व्यवस्था करनी चाहिए जिससे वो प्रवास माइग्रेशन ना करें। तो यहाँ तक कि महामारी से पहले भारत की जो रिपोर्ट आई थी, वैश्विक भूख रिपोर्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो उसमें 2019 में 102वें स्थान पे था 117 देशों में। यहाँ तक कि नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी हमसे ऊपर थे। तो यहाँ पे आप देखिए कि इतनी भयंकर बेरोजगारी दर प्लस आर्थिक सुस्ती प्लस कोविड-19। तो इसके बाद अगर देखिए 2021 में रिपोर्ट आएगी तो उसमें बहुत ही बुरी कंडीशन हमारी होने वाली है, और अर्थव्यवस्था भी लुढ़क गई है, बेरोजगारी दर 45 साल में सबसे ज़्यादा। तो आप देखिए कि ये जो संक्रमण आप देखेंगे, कोविड-19 के जो माइग्रेंट मजदूर से सबसे ज़्यादा यूपी बिहार से थे, ये पूरे देश में फैले हुए थे। और ये यूपी बिहार में आके जब यहाँ आए हैं तो इनको एक काम देना चाहिए। मनरेगा जो स्कीम है उसके तहत आप क्या करो कि मनरेगा स्कीम जो उसमें जो काम करवाते हो, गांव में चक्रोड बनवाते हो, खड़ंजे लगवाते हो, वो सब काम बंद करो। आप कोई फैक्ट्री बना दो कहीं एरिया में, जैसे जो बंजर भूमि पड़ी है वहाँ पे फैक्ट्री का निर्माण करो, इसी मनरेगा मिशन के तहत। उनको काम भी मिलेगा, प्लस कोई ऐसा प्रोडक्टिव कार्य भी हो जाएगा, वहाँ पे लोगों को काम भी मिल जाएगा। जब फैक्ट्री बन जाएगी तो लोग ज़्यादा रोजगार भी मिलेगा। तो इस तरह से आपको प्रोडक्टिव काम और इनिशिएटिव, नया नया नवाचार लाना होगा, जिससे कि इन दोनों राज्यों की व्यवस्था अच्छी हो सके। क्योंकि अगर बाद में कोविड-19 अभी चल ही रहा है, अगर 3, 4, 6 महीने, 1 साल बाद ये सिचुएशन ऐसी ही रही तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी इन राज्यों की। तो आपको यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। और ये जो राजनीतिक स्थिरीकरण जो अभी चल रहा है, आपने देखा कि मध्य प्रदेश में, फिर इसके बाद राजस्थान में, इसी कोविड-19 के समय मध्य प्रदेश में जो वो थे, जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बिना कैबिनेट के ही 25-30 दिन सरकार चला ली। एक भी मंत्री नहीं था, अकेले सरकार चला रहे थे। तो इस तरह से हरकतें की गई। और आप देख रहे कोविड-19 चल रहा है इस समय, और सब काम ये कर रहे हैं। वो जो राम मंदिर बनाया इन्होंने, वहाँ पे भूमि पूजन किया। तो इस समय ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप देश के रिस्पॉन्सिबल आदमी हो, रिस्पॉन्सिबल चीज़ें, मतलब आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगर आप उतर के ऐसी हरकतें करोगे तो वो किसी को भी बर्दाश्त नहीं होंगी, क्योंकि कट्टरपंथी लोग तो ये सब चीज़ें, उन्हीं को ये सब चीज़ें चाहिए। लेकिन जो सबके बारे में सोचता है उसको ये सब चीज़ें हमेशा के लिए अच्छी नहीं लगेंगी। तो आपको ऐसे काम करने चाहिए जिससे ये भूखमरी, जो प्रवासी मजदूर वाला मुद्दा है, वंचित वर्ग वाला मुद्दा, पहले इसको सुलझाओ। क्योंकि देखिए देश का जो सबसे बड़ा तबका है वो किसान है, प्लस यही वर्ग है जो देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर आप किसी भी आदमी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दोगे तो वो पैरालाइज हो जाएगा और पूरी उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो सरकार को इन्हीं सब चीज़ों पे कार्य करना चाहिए और आने वाले समय के लिए बेहतर रणनीति बनानी चाहिए। तो आप ये आर्टिकल देख लेना। और ये मैंने आज देखिए, आज से जो द हिंदू के मेन वर्ड मीनिंग होंगी उनको मैंने क्या किया है, आपका जो उनका हिंदी में अनुवाद, हिंदी में लिख करके उनकी मीनिंग आपको दी है। ये 15-20 डेली मिलेंगी, आप इनको पढ़िए, क्योंकि जो यूपीएससी का जो ट्रांसलेशन आता है वो थोड़ा टफ आता है।
तो उसके लिए आपको ये वर्ड्स पता होंगे तो आप इंग्लिश में भी पेपर को पढ़ के समझ सकते हो। तो आपको डेली 20 वर्ड मीनिंग दी जाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो हमारा कैसा लगा। और इस वर्ड मीनिंग का कल टेस्ट भी लिया जाएगा हो सके तो आप इस वर्ड मीनिंग को तैयार करिए और फिर आपको टेस्ट देना होगा इसी वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।